वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम अपने मॉर्निंग शो में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करें, हमारे साथ अब नए मेहमान मौजूद हैं, हम उनका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान किसरानी साहब। किसरानी साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। हम यकीनन किसरानी साहब से जानेंगे इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, ज़िले इंतज़ामिया जो वर्किंग कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ साथ विजिलेंस कमेटी के हवाले से भी वो चेयरमैन है, उस हवाले से भी हम उनको जानेंगे। जबकि मुहर्रम हराम के हवाले से जो पूरा इवेंट गुजरा, फोकल पर्सन रहे, किस तरह से इंतजाम किए गए थे, किस तरह से ये तमाम इंतजाम को मुकम्मल किया गया था, उस हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। उनके साथ मौजूद हैं CTO मुल्तान जलील इमरान कलीज़ई। एक वैसे आपको भी खुशामदीद। यकीनन एक अहम इवेंट आपने भी गुजारा, शहर की जो सूरत हाल थी, ट्रैफिक के जो मामला थे खुशाइन तरीके से मुकम्मल हुए, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे कमरुज़्ज़मान किसरानी साहब से और ज़रा उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, एक मुहर्रम हराम के वजह से पहले बात कर लेते हैं कि एक रिसेंट इवेंट गुजरा ज़िले इंतज़ामिया ने, यहाँ पर जो सैकड़ों मजालिस मुनक्किद हुई, जुलूस बरामद हुए। इस इवेंट को एक अच्छे तरीके से मुनक्किद कराने के लिए यकीनन ज़िले इंतज़ामिया ख़ारिज तहसीन की मुस्तहिक है। किस तरह से तमाम इंतजाम को मुकम्मल किया गया था और ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स आया आपको? जी, ये मुहर्रम हराम का जो इवेंट होता है, ये हमेशा इंतजामिया के लिए एक चैलेंज भी होता है और एक बड़ा एक सेंसिटिव इवेंट होता है। इसके लिए हमारी प्लानिंग जो मुहर्रम से पहले, बल्कि ईद से भी पहले शुरू हो गई थी। हमने अपनी तमाम जो कंसर्न मीटिंग्स थी वो कर ली थी, ऑफिसर्स की मीटिंग कर ली थी, लाइसेंसदारान जो थे उनके साथ मीटिंग्स कर ली थी, उनके इश्यूज़ हमने ले लिए थे। फिर एसीज को हमने फील्ड में भेज के रूट्स के और अदरवाइज जो भी मजालिस प्रोसेशंस के इश्यूज़ थे वो हमने देखे, वहाँ मौके विजिट करवाए और उसके बाद वेरीफाई करवाने के बाद टेंडर वगैरह जो एक लीगल प्रोसेस होता है वो सारा किया और उसके बाद उनको हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा अगर कोई हमारे सेंसिटिव इश्यूज़ थे, कोई डिस्प्यूटेड जगह ऐसी थी जिन पे कोई लड़ाई झगड़े का खतरा था, उनको हमने टाइमली टैकल किया। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया और पुलिस के साथ मिलकर सारे मसाइल को हल कराया। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम हराम का जो हमारा इवेंट था एक अच्छे अंदाज में फुल तरीके से। खलील साहब, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस का भी काफ़ी अहम रोल है मुल्तान में, हमने देखा कि जो आपने प्लान दिए, मुख्तलिफ रूट्स आपने दिए, अक्सर औकात प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन इस बार जो एक पहले अनाउंसमेंट हुई, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, मीडिया का इस्तेमाल किया गया, ये टेक्निक कैसे रही? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एंगेज किया। जैसे कि भी ADC साहब आपको बता रहे थे, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। एक्चुअली ये जो मुहर्रम हराम का इवेंट है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो पहले से अपना उन्होंने होमवर्क किया होता है। उसमें हमारी जो है इनके साथ तमाम मसाले के साथ मीटिंग्स होती हैं, न सिर्फ अहले तशरीह के साथ बल्कि हमारी अहले सुन्नत बाकी जो हैं उनके साथ भी हमारी बाकायदा मीटिंग्स होती हैं। हम मामला को सेटल करते हैं। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का ताल्लुक है, हम लोग इसी तरह आपस में पहले डिपार्टमेंट्स, उसके बाद फिर मीटिंग्स, इंतज़ामी है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, फिर हम अपने प्लान बनाते हैं, ट्रैफिक प्लान बनाते हैं। और सिक्योरिटी तो अपनी जगह है ही है, वहाँ पुलिस मौजूद होती है, ज़िला पुलिस। लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो बिग सिटीज़ हैं लाइक मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, जहाँ सिटी ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है। क्योंकि न सिर्फ हम नाकाबंदियाँ करते हैं, डाइवर्शंस देते हैं, बल्कि बीइंग द सोल्जर और पुलिस ऑफिसर, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स, हम सिक्योरिटी की भी इंतजाम फ्रंट लाइन पे मौजूद होते हैं। फ्रंट लाइन पे एग्जैक्टली फ्रंट लाइन पे हम होते हैं। तो हमने फिर साथ में ऐसा कि हमारा FM भी है रेडियो, आपको पता 88.6 सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का। तो उसमें CP साहब ने भी कहा, RP साहब ने भी कहा, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट भी है कि हमारी अगर FM है तो हम उससे फ़ायदा लें और पब्लिक को हम बताएं कि ये रूट्स हैं, आप इस्तेमाल करें। यहाँ हमने बंद किया होगा, इस टाइम हम बंद करेंगे। ये उसका रिस्पॉन्स भी आया आपको? उसका में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हालांकि पॉइंट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो चल रहे होते हैं, पहले भी थे और लोग परेशान होते थे। मीटिंग्स में भी कहा गया कि जनाब आप जो है उनको बहुत पहले बंद ना कर दें। हमने एक उसी तरह किया, बहुत पहले हमने उनको बंद नहीं किया। सेकेंडली, अगर हमने किया है तो जिन लोगों को पता नहीं होता वो उस मकाम जहाँ हमने डाइवर्शन लगाई थी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब हमने उनको पहले से बता दिया, रेडियो के जरिए अनाउंसमेंट करते रहे कि आप फलां रूट को, उससे उनको बहुत ज्यादा आसानी हुई। इस तरह उतना स्टेकअप इस बार नहीं हुआ है। इस बार नहीं हुआ। किसरानी साहब, जिस तरह एक जो चीज़ हम देखते हैं, इंतजामिया पब्लिक, ये दो मेन फरीक है, इनके दरमियान अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, एतमाद अच्छा होगा तो हालात बेहतर रहेंगे। इस वक्त वर्किंग कैसी है? मैं बाद में आऊँगा, पहले इस वक्त एतमाद के हवाले से बात करें, क्योंकि जब हम कहते हैं हमारे अफसरान तक रसाई नहीं होगी हमारी पब्लिक की, तो मसाइल बढ़ेंगे इसमें।
अच्छा, पहली बात तो ये है कि डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर एक अवामी दफ्तर है और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के तमाम जो 7 मुल्क दफ्तर हैं, ADCs के, ACs के, तमाम ऑफिसर्स के दफ्तर हर वक्त खुले होते हैं, पब्लिक को हर वक्त एक्सेस होती है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक, हमारी बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं, अमन कमेटी बनी हुई है, प्राइस कमेटी है और बहुत सारी कमेटियां हैं। उन कमेटियों में पब्लिक के नुमाइंदे शामिल होते हैं। हमने पब्लिक के नुमाइंदों की आवाज़ भी साथ में, अगर हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी में अगर हमने ताजरों का नुमाइंदा शामिल किया हुआ है तो हमने एक कंज्यूमर का नुमाइंदा भी शामिल किया हुआ है, तो वो कंज्यूमर की तरफ से अपनी राय देता है। तमाम फरीक उसमें शामिल होते हैं, तमाम फरीक शामिल होते हैं। तो मुख्तलिफ कमेटीज़ में हमारे बहुत सारे पब्लिक स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं, उनकी राय भी आती रहती है, उनकी ओपिनियन भी आती रहती है। फिर हमारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MPs MNS जो हैं, इलेक्टेड जो रेप्स हैं हमारे, उनके साथ हमारी मुसलसल मीटिंग्स होती हैं। वो अपने हल्के के अवाम के एक एक इशू को हम तक पहुंचाते हैं और एड्रेस करते हैं। एड्रेस करते हैं। सीटू साहब, जिस तरह आपने बात की थी कि जो ट्रैफिक पुलिस ने एक अच्छे अंदाज में मैनेज किया, एक जो हम देखते हैं कि पुलिस के बिहेवियर की बात कर लें, पंजाब पुलिस के अलावा अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो एक अच्छा बिहेवियर हमें मिलता है। रोड पे हम देखते हैं कि सिर्फ मैं बात कर लूँ SP चौक की बात कर लूँ, तारिक रोड की बात कर लूँ, तो दोपहर 2 बजे में भी वो ट्रैफिक एहलकार गर्मी में मौजूद होता है और मुसलसल ट्रैफिक को स्मूथ कर रहा होता है। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो एक जज्बा उनको दिया, मोटिवेशन दी जाती है, हालांकि वहाँ इतना चेक एंड बैलेंस क्या होगा कि हर वक्त तो ऑफिस तरान का विजिट नहीं है, वो खुद जिम्मेदारी अदा कर रहा है। तो ये जज्बा किस तरह से लेके चलते हैं आपके एहलकार हो, किस तरह से उनको मोटिवेशन दी जाती है? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं हमारा इलाका वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ, और शहरों की बनिस्बत गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उसके साथ हमारे जहन पे भी होते हैं, हमारे बॉडी पे, हमारी बॉडी लैंग्वेज पे भी होते हैं। ये एक फैक्ट है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, सर्दी है, गर्मी है, दिन है, रात है, कोई VIP मूवमेंट है, लोगों को रोकना है, लोगों के साथ बात करनी है, ये कोई आसान काम नहीं है। उसके बावजूद इनकी ग्रूमिंग, एक्चुअली पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं सारे के सारे माशाल्लाह, और जब इनको बताया जाता है कि आपने काम एंड कूल रहना है, हमसे पब्लिक नाराज होती है, वो गुस्से होते हैं, उनको शायद सेंसिटिविटी का उतना एहसास नहीं होता या इल्म नहीं होता, वो अपने मूड बना के अपना किसी काम से, किसी अपनी सोच के मुताबिक जो है वो जा रहे होते हैं। जब उनको आगे से कहीं रुकावट पेश आती है या इवन हम उनको किसी मूविंग वायलेशन पे भी रोकते हैं तो वो चाहते नहीं है कि हमें रोका जाए, क्योंकि हमारा एक एप्टीट्यूड ऐसा बन चुका है कि अगर हम किसी को रोक लेते हैं तो वो समझता है शायद मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो हमने इनको बताया, हम इनकी बार बार इनके साथ मीटिंग्स करते हैं, इनको ब्रीफिंग करते हैं कि आपने लोगों के साथ खुश अखलाकी से पेश आना है। जब से मैं आया हूँ बतौर CTO यहाँ पे, तो मैंने तो बल्कि ये भी कहना शुरू किया, पब्लिक हमारे साथ जैसे भी बिहेव करती है, हाँ हमारे साथ दस्तगिरबान होगी तो कानून हमेशा प्रिवेल करता है। हम उनको बिल्कुल उनको विल पुट देम टू टास्क, इंशाल्लाह उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये है कि हम उनको पहले सलाम करें, सलाम के बाद कोई और बात जो भी करनी है हम करें। तो शुक्र खुदा का, आप देखते हैं कि आप अप्रिशिएट करें। उस हवाले से ये बेहतर चीज़ें सामने आ रही हैं। ADC साहब, जिस तरह आपने बात की कि कमेटीज़, हम आ जाते हैं ज़रा प्राइस कंट्रोल कमेटी के, हमेशा जो ताज का है, जो रिटेलर हजरात हैं, उनका एक गिला शिकवा ये है कि 40 लाख रुपये जुर्माना कर दिया 15-16 रोज़ में, हमें 37 दुकानदारों को जेल भी भेज दिया, उसके बावजूद भी महंगाई कम नहीं हुई। पब्लिक ये कहती है महंगाई कम नहीं हुई, दुकानदार ये कहता है कि यार मुझ पे बस चलता है, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मुझे स्टेट साहब आते हैं, मुझे फाइन करते हैं या गिरफ्तार करते हैं। लेकिन जो होलसेलर है, जो स्टॉक वाला है, उसकी तरफ कोई नहीं जाता। तो इस पर ज़िला इंतजामिया क्या वर्क कर रही है? जी, असल में ये जो प्राइसेस फिक्स होती हैं, पहले ये पूरी असेसमेंट पूरी तैयारी के साथ होती हैं। हम अब मिसाल के तौर पर हम दाल की अगर और या चावल की कोई कीमत हमने फिक्स की है, प्राइस असेसमेंट कमेटी हमारी होती है, बाकायदा कीमतें नोटिफाई होती हैं, वो सारी मंडियों के रेट लेते हैं हम साथ में फैसलाबाद से लेकर, पिंडी से लेकर, और साथ हमारे DG खान, बावलपुर, सारी मंडियों के हम रेट लेते हैं, जहाँ जहाँ से जो चीज़ आ रही होती है, सिंध तक। उसके बाद जब हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं कि ये कास्ट कितने में कर रही है, उसके बाद फिर हम उसमें 2 चीज़ें शामिल करते हैं, कैरेज उसमें शामिल करते हैं हम, कैरेज चार्जेस, और साथ में ये जो शॉपकीपर है इनका प्रॉफिट भी हम शामिल करते हैं। उसके बाद हम इसको नोटिफाई करते हैं, नोटिफाई करने के बाद हम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को फील्ड में भेजते हैं चेकिंग के लिए। अच्छा, एक बड़ी बुनियादी गलतफहमी ये है कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो है ना, बंदे गिरफ्तार कर लेते हैं, FIR दे देते हैं या फाइन कर देते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट का ये कभी भी मुद्दा या ये इंटेंशन नहीं रही कि बंदों को गिरफ्तार कर लें या फाइन कर लें। इवन गवर्नमेंट का मुद्दा ये भी नहीं है, गवर्नमेंट की इंटेंशन ये भी नहीं है कि फाइन करें। गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस है और बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये है कि प्राइसेस को कंट्रोल कैसे करें। हमारा बेसिकली काम ये है कि हमारे मैजिस्ट्रेट फील्ड में मौजूद रहें
और कोई ओवर चार्जिंग और प्राइसिंग ना होने दें। लेकिन अगर वायलेशन होती है तो फिर डेटरेंट के तौर पर एक मिनिमम डेटरेंट है वो फाइन ही है, छोटा मोटा, फिर हम करते हैं फाइन, फिर हमारे मजिस्ट्रेट फाइन। सीधे साहब, पब्लिक का यहाँ भी गिला शिकवा होता है कि ट्रैफिक पुलिस हमेशा उस हवाले से उनको फाइन करती है, ज़्यादा जुर्माने रहते हैं, तो इस हवाले से गिला रहता है। तो जुर्मानों के हवाले से कितना अहकामात होते हैं आप यहाँ से, क्योंकि अक्सर औकात एक बेचारा चिंची वाला, एक रक्शे वाला, वो ज़्यादा जुर्मानों की जद में आता है, तो क्या रेशो रहती है? आप चेक करते रहते हैं कि क्या जुर्माने किस नौयत के लोगों को हो रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल यहाँ आपके तवज्जुह से, आपकी टीवी के तवज्जुह से ये बताना भी चाहता हूँ। एक तो ये जो इमेज है हम लोग खुद बना लेते हैं, जिसका चलान होता है वो कहता है शायद मुझे ही चलान किया गया और मुझे टारगेट किया गया, हमें नहीं पता कौन किस वक्त कहाँ से गुजरेगा। हम मोस्टली मूविंग वायलेशन पे करते हैं। और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेचारा चिंची वाला, और ये जो बेचारे चिंची वाले हैं इन्होंने पूरे इज़्दिहाम मचाया हुआ है, पूरे ट्रैफिक के लिए इन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। इनके पास मोस्टली इनके बच्चे चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, ये टक्करें मारते फिरते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस कार को एक स्क्रैच ये लगा देते हैं तो वो जो उसकी डेंट पड़ता है उसको हज़ारों रुपए पे करके करना पड़ते हैं। जब उसको रोकते हैं तो ये अगले पब्लिक भी आ जाती है कि यार गरीब रिक्शे वाले इसको, ये एक मिथ सा बना हुआ है उसके साथ हमदर्दी का। अदरवाइज ये रूल्स की भी अगेंस्ट है, टारगेट हमने बिल्कुल नहीं दिया हुआ। लेकिन अब हमारे सामने एक वायलेशन हो रही है, कम उम्र बच्चा रिक्शा चला रहा है, हम उसको कैसे नहीं रोकें? वो टकरे मारता फिरता है, लोगों की हड्डियां टूट गई। कई कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं जो हमारे तक आती ही नहीं है, जहां हमारी ड्यूटी नहीं है, देयर एंड देन ये वहां से भाग जाते हैं और वो बेचारे अस्पतालों में चले जाते हैं। तो एक डेथ ट्रेंड्स है। हम लोग सिर्फ इसलिए खड़े हो कि अपने मुख्तलिफ चौकों पर ड्यूटी भी अंजाम दे रहे हैं, साथ के साथ जहां बिल्कुल क्लियर कट वायलेशन हो उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। ताजरों की हमने बात की थी, अक्सर जो हमारी मार्केट्स हैं वहाँ रश नजर, चाहे बात कर लें गुलशन मार्केट, ट्रैफिक अलकार वहाँ नहीं होता, मेन चौक पे चौक शाहबाज का इलाका देख लें, वहाँ रश इतना ज़्यादा होता है कि अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक होती है। नादराबाद की बात कर लें, जहाँ पब्लिक की डिमांड होती है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अलकार तैनात की जाए, चाहे अंदरून के एरियाज़ की बात करें, तो इस हवाले से क्या ट्रैफिक पुलिस क्या सिस्टम बना रही है? आपको नजर इसलिए नहीं आते कि वहाँ पब्लिक होती है बहुत ज्यादा, रश होता है बहुत ज्यादा, हमारे एहलकार भी वहाँ होते हैं। और वो क्योंकि इतना वो आपने जो एरियाज बताए हैं वो आपको पता है वो बहुत रश वाले एरियाज हैं। तो अभी यहाँ 20 गज पीछे रोड ब्लॉक है, आगे 30 गज आगे भी ब्लॉक होता है, तो उनको वायरलेस पे मैसेज मिल रहे होते हैं अभी वहाँ ब्लॉक है, उधर भी ब्लॉक है। न सिर्फ हमारे स्टैटिक ड्यूटी होती है बल्कि हमारी मोबाइल पे भी ड्यूटी होती है। अब जो इस चौक वाला खड़ा है उसकी हेल्प करने के लिए आगे गया हुआ, वो कहते हैं यहाँ पे एहलकार नहीं है। जो वहाँ दो है वो कहते हैं दो यहाँ खड़े, वो अबंडेंट पड़ा हुआ है। कुछ इस तरह से हमारा सिस्टम है। तजावजात भी एक फैक्टर है साहब, तजावजात भी एक फैक्टर है, उस वजह से जिला इंतजामिया क्या कर? जी, उसमें एक्चुअली तो ये मेट्रोपॉलिटन का काम है। यहाँ पे वो मेट्रोपॉलिटन के हमारे CEO एहलकार, मीटिंग्स भी हमारी चलती रहती हैं। कमिश्नर साहब क्योंकि उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो वो मुसलसल मीटिंग लेके बाकायदा खुद भी मॉनिटर करते हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर लेवल पे भी उनकी मीटिंग ली जाती है और ACs को स्पेशली भेजा जाता है मुख्तलिफ एरियाज में टास्क दे करके ये तजावजात खत्म करें। हर वक्त ये ऑपरेशन चलते रहते हैं, डेली बेसिस पे चलते रहते हैं। चल रहा था बिल्कुल, हाँ वही ना, लेकिन बड़ा शहर है, चूंकि बड़े शहर में फिर तजावजात और फिर वही ताजर और फिर पब्लिक की का इतना ज्यादा वो सिविक सेंस पब्लिक का नहीं है चूंकि, तो वो फिर तजावजात पे आ जाते हैं फिर वही। लेकिन हमारी जो इंतजामिया है वो अपना काम मुसलसल कर रही है, मुसलसल काम कर रही है। और इस हवाले से नाज़रीन आपने जाना, हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सरबराह शोबा उर्दू डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खाबिर नवाजिश साहब, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनन डॉक्टर साहब से भी इस हवाले से जानेंगे और उर्दू डिपार्टमेंट में जो वर्किंग हो रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ADCG मुल्तान, उसके साथ साथ CTO मुल्तान, और हमें ज्वाइन किया था सरबराह शोबा उर्दू डिपार्टमेंट BZU प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खाबिर नवाजिश। डॉक्टर साहब हम आपसे आगाज़ करेंगे, इस वक्त आप एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। टीचर्स के मसाइल का क्या सामना है? अभी भी एक कॉल दी आपके सदर ने कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, किन मसाइल का सामना है? और जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियाँ हायर एजुकेशन के हवाले से वो किस हद तक बेहतर है या मुतासिर कर रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी।
देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं, उनको हमें यूनिवर्सिटी को लेकर के समझना होगा कि यूनिवर्सिटी दो धारों पे चलती है। एक होता है एकेडमिया और दूसरी रिसर्च। पूरी दुनिया में जितनी भी नई से नई इजादात हो रही हैं, तरक्की हो रही है, उनके लिए जो बेसिक वर्किंग है और रिसर्च है वो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, लैब्स में होती है, वहाँ पे काम होता है। तो हमें इस वक्त तालीमी सूरत हाल तो चल रही है, क्लासेस भी चल रही हैं, दाखिले भी हो रहे हैं, नए प्रोग्राम्स भी शुरू हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन तहकीक के मैदान में तो पूरे हमारे लिए मसाइल है कि तहकीक मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उसमें एक पहला मसला, जो बड़ा मसला ज़ाहिर है असातिज़ा भी उसको फेस करते हैं, वो होता है फंडिंग का। हुकूमती सतह पर हायर एजुकेशन का जो बजट है वो पिछले 6 साल से मुंजमद है। अब आप देखिए, पिछले 6 साल से मुंजमद है, एक जगह पे रुका हुआ है, बढ़ाया नहीं गया है बजट। हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। HEC जो ग्रांट देती है वही चली आ रही है। उसके बाद आप देखें कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियां भी हो रही हैं, काम भी हो रहे हैं, लेकिन ग्रांट पे कुछ इजाफा नहीं हुआ। पहली बात एक तो होगी फंडिंग की। दूसरी, हुकूमत की पॉलिसियों पर भी हमारे जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं उनको इस वक्त बड़े मसाइल का सामना हो रहा है। सबसे बड़ा मसला जिस पर हम प्रोटेस्ट की कॉल भी दिए बैठे हैं इस वक्त, पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ उसमें जा रही हैं प्रोटेस्ट के लिए लाहौर, वो है कि गवर्नमेंट ने एक डिस्पैरिटी अलाउंस का इजरा किया सारे डिपार्टमेंट के लिए। 25% जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से था। वो जो नोटिफिकेशन आया फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि ऑटोनोमस बॉडीज जितनी हैं उनके लिए ये नहीं है। तो अच्छा, अब यूनिवर्सिटी जाहिर है ऑटोनोमस बॉडी तो है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक लाइन खींचनी पड़ती है कि एक पब्लिक सेक्टर इदारा होता है, एक प्राइवेट सेक्टर इदारा होता है। हमारे जो पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन है राजा यासिर हुमायूं साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडी हैं, अगर वो अपने टीचर्स को अलाउंस देना चाहती हैं तो वो खुद से दे लें। अगर उनका नहीं है पास, उनके फाइनेंस और उनका बजट नहीं पूरा हो रहा, वो फीसें बढ़ाएं, अपने पैसे पूरे कर लें और अपने अलाउंस बढ़ा लें। देखिए, पब्लिक सेक्टर इदारे जो होते हैं ये आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। गरीब के बच्चे तो वो टीचर्स को अलाउंसेस दे तो रही हैं, दे रही हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हुकूमत की तरफ से हम अपने आप को पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लोग सरकारी मुलाजिम समझते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को उस तरह शुमार नहीं करते हैं, हमारे ऊपर बाकी सारी पॉलिसीज लागू होती हैं। ये भी होनी चाहिए। जब भी बंद करनी हो यूनिवर्सिटी, जब भी कोई फाटा और बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स को भेजना हो तो प्राइवेट में नहीं भेजा जाता, पब्लिक सेक्टर में भेजा जाता है, क्योंकि ये सरकारी स्ट्रीम के अंदर आती हैं। लेकिन जब कोई अलाउंसेज या फंडिंग की बात होती है तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी को काट दिया जाता है। साहब, जिस तरह हमने बात की थी ट्रैफिक के मामलात की, लाइसेंस के हवाले से आपने खुद कहा कि चिंची वाले बगैर लाइसेंस के छोटे बच्चे शामिल हो जाते हैं, अक्सर ड्राइव कर रहे होते हैं लोग, उनको लाइसेंस का ये इस हवाले से प्रॉब्लम है कि यार किस तरह से हम लाइसेंस हासिल करेंगे, उसकी शराइत क्या है, कहाँ से मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, इस हवाले से क्या वर्किंग कर रही है पुलिस ताकि लोगों को भी मालूम हो और आसानी से वो इसको हासिल कर सकें? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक बाकायदा मीडिया सेल है सिटी ट्रैफिक पुलिस का। हमारी एक टीम है जो बाकायदा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके, अड्डों पे जाके, पब्लिक प्लेसेस पे, चौकों पे खड़े होकर अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाते हैं, ड्राइविंग के बारे में भी बताते हैं, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बताते हैं। तमाम आपने मुझसे पूछा है तो ये बहुत स्मूथ सिस्टम है हमारे पास सिटी ट्रैफिक पुलिस, न सिर्फ यहाँ बल्कि तमाम जगहों पे कंप्यूटराइज सिस्टम है। बिल्कुल आते हैं, आप अपना ID कार्ड लेकर आते हैं, हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जो पुलिस लाइन्स में ऑफिस है उधर ही आना होता है, वहाँ कैमरा के सामने बैठ के, क्योंकि सिंक्रोनाइज सिस्टम है, इसकी बाकायदा हमारे लाहौर में हेड ऑफिस के साथ इसका बाकायदा कंपैटिबिलिटी है और वहाँ से सारा जनरेट होता सारा लाइसेंस वगैरह। वहाँ बैठते हैं, फिटनेस हम चेक करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, ID कार्ड यहाँ का जिसका है उनका लाइसेंस बनता है। जो इस शहर का होगा जी, जो इस शहर का होगा उसका बनेगा जी, जो जिनका मुल्तान का ID होगा तो उनको फिर हम पहले लर्नर इशू करते हैं, वो वैलिड है फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में आप अपनी ड्राइविंग सीख लें, अगर आती है तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैं अब टेस्ट दे सकता हूँ तो उसकी मिनिमम लिमिट जो है 42 डेज की है। 42 डेज के बाद वो आते हैं, हमारे टेस्टिंग का एक सिस्टम है वो भी कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, लाहौर से ही पेपर आता है कंप्यूटर पे, उधर ही अनाउंस हो जाता है कि पास फेल। जो पास हो जाते हैं फिर वो जो हमारा ड्राइविंग फिजिकल टेस्ट है उसमें अपीयर होते हैं, बिल्कुल साफ शफाफ। लोग अक्सर हमारे शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, सिफारिश यार मेरा बनवा दो, ये वो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऐसा चक्कर है,
हम सिफारिश मानते हैं नहीं, अलबत्ता लोग ये समझते हैं जैसे हमारा एक सिस्टम है बना हुआ, जहन हमारा बना हुआ, कोई काम सिफारिश के बगैर, ऐसा नहीं है। जब लोग आके जब लाइसेंस बनवा लेते हैं फिर वो कहते हैं यार ये तो बड़ा स्मूथ सिस्टम है। एक दिन मैं कहीं बैठा हुआ था सिविल ड्रेस में, उनको नहीं था पता ये ट्रैफिक पुलिस है और इस तरह से, तो वहाँ वो बात कहते हैं यार बनवाओ लाइसेंस, वो तो बड़ा आसान सिस्टम है, कंप्यूटर पे जाना होता है, खुद टेस्ट देते हैं, उसके बाद ड्राइविंग है, तो हमारा लाइसेंस मेरा बन के आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक उनको पता भी नहीं है कि उनका चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बैठा हुआ है साथ, और वो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। बाल आपके टीवी के तवज्जुह से मैं भी बता रहा हूँ कि वो आए, इसमें कोई हिच नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो जरूर इस नेट में आए। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम जब एक्शन लेते हैं जो कम उम्र बच्चे हैं या बगैर लाइसेंस के, यहाँ तकरीबन 13 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, इंक्लूडिंग मोटर बाइक्स एंड ऑल अदर व्हीकल्स। जब मुल्तान जिले की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर्ड हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 लाख बंदा। 13 लाख व्हीकल्स मुझे सिर्फ 3.5 लाख के करीब, 3.5 से पौने 4 लाख बंदा है जिनके पास लाइसेंस है। हम 10 लाख लोग ऐसे ही चला रहे हैं। एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, यहाँ वायलेशन को हमको कुछ समझते ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इधर से कट लगा दी, उधर से कट लगा दी। अब मैंने बहुत सारे वन वे जहाँ पे कट है, यू टर्न जिसको हम यू टर्न बोलते हैं, हालांकि वो कट्स हैं, तो वहां पे हमने लगाई है नफरी, क्योंकि लोग सिर्फ ऐसे 30 गज का फासला भी यू टर्न से लेने की बजाय वो रॉन्ग साइड से जाके करते हैं। अब हमने वहां डिप्लॉयमेंट की है ताकि ना करें। यहाँ जुर्माने हमें बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ बड़े हैं लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल है। मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े भाई वो कनाडा गए हुए थे, तो उन्होंने 1 साल के लिए वहाँ मोटरली पढ़ने के लिए गए हुए थे। मेरे भाई की फैमिली भी वहाँ पे होती है, तो वो उन्होंने गाड़ी ली तो वापस आए थे। उन्होंने कहा चलो बेचने की बजाय अब मैं आपको वहाँ का सिस्टम बताऊं जिस वजह से हम ये समझते हैं ना बड़े अच्छे लोग हैं और देखें कानून पसंद के, वो ऐसे नहीं है। उनको एक स्टिक एंड कैरेट वाला सिस्टम है उनका। उनको जुर्माना लगा मुख्तलिफ चीज़ों पे, आप सोच नहीं सकते कितना जुर्माना लगा, क्योंकि हमारी सोच यहाँ पाकिस्तान लेवल पे है कि यहाँ हम 500 जुर्माना करते हैं तो लोग टायर जला देते हैं, अपनी मोटर बाइक को आग लगाने की धमकी देते हैं। वहाँ मेरे भाई की गाड़ी को 5 लाख रुपीस का जुर्माना पड़ा। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पाकिस्तानी। उनको गाड़ी वैसे भी गाड़ी बेच के वो आना चाह रहे थे, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम जब वो गए उन्होंने इस डर की वजह से गाड़ी भी नहीं ली। तो यहाँ उनको पता है 200 रुपए जुर्माना हो जाएगा, 300 रुपए जुर्माना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लोग तो समटाइम्स बदतमीजी हमारी साथ ऐसे बात करते हुए, सख्ती से बात करते कहते हैं यार करना है जुर्माना कर दो, पकड़ाओ मुझे चेट में, क्योंकि ये मैटर नहीं कर रहा था 2, 4, 500। वो उस वायलेशन समझते नहीं। इसमें मजीद बात करना होगा किसानी साहब, जिस तरह जुर्मानों की बात की सिटी साहब ने, आप लोग भी जुर्माने का वायलेशन पे। अब एक हमारे यहाँ जो माफिया बैठा है जो कि नाजायज मुनाफाखोर, आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वहाँ भी एहतजाज की धमकी दी जाती है कि अब अगर जुर्माने ज़्यादा किए गए तो हम एहतजाज करेंगे। ये जो एक अवेयरनेस किया, आप नाजायज मुनाफा लेते क्यों हैं? आप गरीब की, आम आदमी की जेब से एक्स्ट्रा पैसे क्यों निकाल रहे हैं? या जो चीज़ सही है उसको सही तरह से बेच क्यों नहीं रहे? ये अवेयरनेस कितना देना लाजमी है, क्योंकि जुर्माने ज़्यादा हों तो एहतजाज, हड़तालें, स्ट्राइक, अगर जुर्माने ना हो तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं, अगर जुर्माने, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जुर्माने मकसद हमारा होता नहीं है, लेकिन चूंकि प्राइस को हमने करना होता है, फिक्स करना होता है, और आम आदमी की पहुंच में जो ज़रूरी अशिया हैं वो देना होती हैं, तो हमारे प्राइस में मैजिस्ट्रेट्स जो 40 से ज़्यादा हैं वो हो रहे हैं, फील्ड में होते हैं, मुसलसल फील्ड में होते हैं। और फिर अगर कोई ऐसा करता है तो मेरा ख्याल है स्टेट की शिकायत आ जाए जी तो उस हवाले से जी, मैजिस्ट्रेट की अगर शिकायत आ जाए तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पब्लिक के पास हमारे नंबर्स हैं, कंट्रोल रूम है, डिप्टी कमिश्नर का नंबर है, डिप्टी कमिश्नर का पेज है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर वक्त वो अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल हैं, और शिकायतें आती भी रहती हैं। अगर कभी आती हैं तो उन पे, अब लास्ट टाइम हमने एक इंक्वायरी भी कंडक्ट की है इस पे, और बाकायदा इस तरह की शिकायत पे हमने सजाएं भी दी हैं, और हमने उनको डी नोटिफाई भी करवा दिया है मजिस्ट्रेट की हैसियत से। तो ये एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमारे पास बिल्कुल है, इसमें दूसरी राय नहीं है। कोई रिसेंट कोई किसी को शो का जी बिल्कुल, अभी जो पुअर परफॉर्मेंस पे 30 के करीब लोगों को हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है, और अगर फर्दर इम्प्रूव ना किया इन लोगों ने अपने कंडक्ट को, या अपने मतलब जो एक कारकर्दगी परफॉर्मेंस है, तो फिर कार्रवाई भी होती है। एक जो चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो रिटेलर्स की डिमांड आती है वो ये, आप जी कहते हैं हम 2 रुपए देते हैं उनको
फ़ायदा देंगे, आपकी जो कास्ट है आप 2 रुपये एक्स्ट्रा उसमें शामिल करें। वो ये कहते हैं हमारी कास्ट 10 रुपये के करीब है, हमारी जो पैकिंग है, उसके अलावा बारदाना है, हमारा जो बिजली का खर्चा है, दुकान का किराया है, उस हिसाब से हम गए तो फ़ी किलो हमें 8 से 10 रुपये रिलीफ दिया जाए। हुकूमत हमें इंतजामिया 2 रुपये देती है, जबकि बाकी इस्लाह की बात करें गोजरा वाला उससे 5 से 10 रुपये। अच्छा, मैं उसमें अर्ज कर देता हूँ, डिस्टेंस वेरी करता है। पहली बात तो ये है कि अगर पिंडी का बंदा, कोई पिंडी का कोई ताजर अगर वो कराची से मंगवा रहा है और उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो वो कैरेज कास्ट भी उसको ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर मुल्तान वाले हमारे जो ताजर हैं, फर्ज करें वो डीजी खान से मंगवा रहे हैं, तो हम डीजी खान की कास्ट उनको कैरेज कास्ट देंगे ना, हम उससे इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जब हमारी प्राइस फिक्सेशन की मीटिंग होती है उसमें ताजरान के नुमाइंदे खुद मौजूद होते हैं। ये अपनी अपनी जो एक असेसमेंट होती है वो भी बताते हैं, ये अपनी कास्ट भी वहाँ बताते हैं कि हमें ये फलां चीज़, दाल है, मिर्चें हैं, चावल है, इतने में कास्ट उसमें पड़ रही है, तो इतने में हमें अगर आप करें तो हमारे ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे मार्केट की सूरत हाल के हवाले से, ट्रैफिक के मामलात को भी हमने डिस्कस किया और जो ज़िक्रा यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स के मसाइल हैं उन पर भी हमने बात की। हमारे साथ ADCG मुल्तान मौजूद हैं। किसरानी साहब, आपने बात की कि हमारी मीटिंग्स में ताजे नुमाइंदगान मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी जो कोऑर्डिनेशन में जो कमी नज़र आ रही है, जो गिला आजकल तो हड़ताल की बातें कर रहे हैं रिटेलर्स हजरात, तो इसको किस तरह से आप मैनेज किया जाएगा? देखिए, ताजर नुमाइंदों को कोई शिकायत है तो पहले तो उनका फ़र्ज़ है कि वो हमारे साथ बात करें, तो हमें अपनी बताएं उनके इश्यूज़ हैं क्या, वो क्या समझते हैं कि क्या ठीक नहीं हो रहा। अगर वो समझते हैं कोई ऐसा है, ऐसी बात है, हम उन पर एड्रेस करते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं। हमारी इवन पीस कमेटी में ताजर मौजूद है। ये नहीं कोई ज़बरदस्ती आप उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई मतलब 100 रुपये की चीज़ उन्हें मिल रही है और हम कहते हैं जी 50 की बेचो, ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। हम उनको उनकी कीमतों को रैशनलाइज करते हैं, साथ वाली मार्केट्स को देखते हैं, एक्स मिल प्राइस देखते हैं कि अगर फर्ज करें चीनी है तो चीनी की एक्स मिल प्राइस तो हम देखेंगे ना, हम एक्स मिल प्राइस देखते हैं कि उनको पड़ कितने में रही है, फिर कैरेज डाल के उसको हम नोटिफाई करते हैं। अब 89 रुपीज़ आप लोग कहते हैं, वो कहते हैं 100 रुपये किलो के हिसाब से हमें मिलती है, अब 105 में हम बेचते हैं, उस पे हमें जुर्माना 15,000 हो जाए तो किसका कसूर? जी, मैं उसमें गुजारिश करता हूँ, सम टाइम ये होता है कि कुछ ताजर दूसरे तरीकों से ले लेते हैं। अगर वो एक फेयर तरीके से चीनी परचेज करें एक मिल के साथ, तो मिल की तो वो जो इनवॉइस होती है उस पर भी लिखा होता है कि वो कितने में दे रही है उन्हें, वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होता है और उसी की बेस पे हम फिर प्राइस फिक्स करते हैं। और मैं आपको बड़े बड़े स्टोर्स दिखा देता हूँ जिसमें इस कीमत पे जो 89 है इस पे मिल रही है, अब वो फिर कैसे बेच रहे हैं? अगर ये बात है कि उनको 100 रुपए की मिल रही है और हम 89 फोर्स कर रहे हैं, तो बड़े बड़े स्टोर कैसे 89 पे बेच रहे हैं? अपना नुकसान तो नहीं कर रहे ना, जाहिर है। तो ऐसी बात नहीं है, ये मेरे ख्याल में छोटे लेवल पे या तो फिर ये छोटे दुकानदार बड़े दुकानदारों से उठाते हैं, तो फिर जो कमीशन माफिया जिसमें इन्वॉल्व होता है वो एग्जैक्टली फिर इशू सामने आता है। सीटू साहब, जिस तरह हमने बात की थी कि जो वर्क आप लाइसेंस के हवाले से बताया, एक जो कंप्लेंट के हवाले से हर डिपार्टमेंट ने अपना सेल बनाया होता है। आजकल 1-2 वीडियोस हमने गुज़श्ते 1-2 हफ्तों में देखी कि कुछ रिश्वत लेने के वाक़यात भी हुए, उस पर आप लोगों ने एक्शन भी लिया। तो जो कंप्लेंट अगर आती है कहीं पर, उसके हवाले से जो आम आदमी है वो हमारे पास तो आ जाते हैं, मीडिया के पास आ जाते हैं कि यार हमारे साथ ये हो गया। अदारे के पास जाने के लिए क्या कुछ सेल बनाया गया है, कोई किस हवाले से वर्किंग हो रही है? जी हमारे पास बाकायदा हमारा एक मीडिया सेल है, उसका एक इंचार्ज है, वो हमारी पूरी टीम है जो कोऑर्डिनेट करती है, जो हमारे इवेंट्स को हमारा, जिस तरह अभी ADCG साहब बता रहे थे, एक इनका पेज है, हमारा भी एक पेज है, ज़िला पुलिस का भी है, सिटी ट्रैफिक पुलिस का पेज भी है, फेसबुक पे भी है, सारा हमारा वहाँ पे सारा चलता रहता है। और जहाँ तक कंप्लेंट्स और उस पर एक्शन का ताल्लुक है, हमारा बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन होता है। और हमारा जितना अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मतलब है कि सख्त है, मैं नहीं समझता इतना सख्त और इतना प्रॉम्प्ट कोई और होता होगा, किसी और अदारे का होगा। अभी जैसे आप बताया ना कि 1-2 क्लिप्स चली हैं, हालांकि वो क्लिप्स हैं, उसका स्याक व सबाक नहीं होता, क्लिप दिखाई जा रही होती है कि पैसे लिए हैं या कुछ, उसका ये नहीं पता कि पैसे क्यों लिए हैं, किस कैपेसिटी में क्या है, ना कोई आवाज़ आ रही होती है। बार उसको मैंने सस्पेंड किया था देयर एंड देन, और इनकी इंक्वायरी भी मार्क कर दी है। फिलहाल अभी जो जिनके बारे में क्लिप चली थी वो ये था कि हमारा खास स्क्वाड है जो जिनके पैसे, उनकी बुकलेट भी अलग है,
चलाने की भी और जुर्माने की भी, वो जुर्माना लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको प्रूव करें, मैं सस्पेंड कर। उन्होंने कहा कि जी रिश्वत इस वजह से आपने इंक्वायरी मार कर दी, यकीनन ये एक कंप्लेंट जो पब्लिक की हो उन पर फौरी एक्शन हो तो इस हवाले से जो रुझान है, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की थी यूनिवर्सिटी की, इस वक्त फैकल्टी को किन मसाइल का सामने, एक तो हमें डिपार्टमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, प्रोफेसर कम है, तो वहाँ पर किस तरह से मैनेज हो रहा है? रिसर्च तो आप पहले कह चुके हैं कि रिसर्च का हाल माशाल्लाह है। अच्छा, इसमें न्याय साहब एक बड़ी अहम बात आपको मैं शेयर करूँ आपके साथ कि हमारी यूनिवर्सिटी की टोटल बजटरी पोजीशंस इस वक्त 1200 कुछ हैं और जो फैकल्टी मौजूद है वो 600 कुछ है। अब जब बजटरी पोजीशंस मैं कह रहा हूँ टीचर्स की, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट में कितनी स्टूडेंट के हिसाब से रेशो जो है टीचर स्टूडेंट रेशो, उसके हिसाब से 1200 टीचर्स होने चाहिए, जबकि जो पढ़ा रहे हैं इस वक्त वो 630 हैं। अब आप ये देखें कि जब 630 टीचर्स पढ़ा रहे होंगे उतने बड़े वॉल्यूम को स्टूडेंट्स के को जो जिनको 1200 को पढ़ाना चाहिए, तो किस तरह के मसाइल और किस तरह की क्या देंगे? तो वहां पर रिक्रूटमेंट एक तो है कि ज़ाहिर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट करने गई नई, पिछले कोई मेरा ख्याल है कि 3 से 4 साल हो गए हैं कोई नई भर्ती नहीं। बजट के इश्यूज हैं, फाइनेंस का आपको पता है सबसे बड़ा मसला होता है, तो ये तो है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि ये हमें जिस चीज़ पे फोकस इस वक्त करने की ज़रूरत है वो ये है कि, और ये मुल्क की तरक्की के लिए भी है, जब तक आप रिसर्च इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, रिसर्च के लिए आप फंडिंग नहीं करेंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ की ना आपकी ये रैंकिंग, हम जब कहते हैं ना कि 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में फलां यूनिवर्सिटी आ रही है, फलां पाकिस्तान की इस वक्त उठा के देख लेंगे तो पहली 1000 जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 1 या 2 यूनिवर्सिटियाँ, वो भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा या नस्ट का नाम आ जाएगा और बाकी अल्लाह का फजल है। क्यों है कि ये क्या मामला है इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब आप रिसर्च इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, एकेडमिया तो चल रहा होता है, डिग्रीज तो आप दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी उसी तरह डिग्रीज दे रही हैं, लेकिन आप अगर असातिज़ा, ना सिर्फ असातिज़ा की अपने एलिवेशन के लिए बल्कि आप यूनिवर्सिटीज़ की एलिवेशन के लिए भी और अपनी मुल्क की तरक्की के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि काम हो तो उसके लिए आपको तालीम पर फोकस करिए। अब हर डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किया कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो वो जो उससे क्या बेहतरी आएगी वहाँ रिसर्च पे? इस पे मैं गुजारिश ये करूं कि रस्मी तालीम के इदारे जितने बढ़ रहे हैं, मैं आज भी आते हुए यही चीज़ सोच रहा था कि वो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हो कोई और हो, हम समझते हैं कि तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, इदारे बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो एक तालीम का जो असर आना चाहिए वो शायद उस तरह से नहीं आ रहा, जिससे हमें समझ ये आती है या मुझे ये समझ आती है कि रस्मी तालीम के इदारे बढ़ाने से, वो जिस तरह इकबाल ने कहा था ना कि मस्जिदें ज़्यादा बनाने से ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरह से लोगों को सच्चे और मोमिन भी बना रहे हो, इसी तरह तालीमी इदारे आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ तो डिस्ट्रिक्ट्स में वाकई ज़रूरत होती है, कुछ जगहों पे कॉलेजेस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट सतह के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, वहाँ पर उस तरह से नई यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल हम इसको बुरा नहीं कहते, हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अगर बन रही है तो दैट्स गुड, लेकिन उनको देना भी चाहिए। आप एमरसन यूनिवर्सिटी आपने मुल्तान में बनाई है, नोटिफिकेशन हुए को मेरा ख्याल है कि 5 या 6 महीने अब होने वाले हैं, आज तक उसकी फंडिंग और वो चीजें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो नाम चल रहा है और वो सारी चीजें। तो आप यूनिवर्सिटीज तो बना रहे, इसी तरह लिया में हमारा कैंपस BZU का मौजूद है, उसको भी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, आप मुजफ्फरगढ़ में भी बनाने जा रहे हैं, आप कहते हैं विहाड़ी में भी बनानी है, झंग में यूनिवर्सिटी आपने बनानी, लेकिन उनके लिए जो हायर एजुकेशन के फंड्स होने चाहिए उनको फंड नहीं रिलीज फोकस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सीडू साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे पब्लिक को? ट्रैफिक के जो मामला हैं और उसके अलावा जो लोग रोड पे आ जाते हैं, मैं हमफुल ड्राइव करते हैं, या वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इसमें तो काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन मोटी सी बात मैं करूँगा। एक्सीडेंट सबसे कीमती जो है वो चीज़ है जान। वायलेशन होती है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जुर्माना भी हो जाता है, चलान भी हो जाता है। बच्चों से मेरी गुजारिश है कि ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तेज़ रफ्तारी की वजह से, हेलमेट ना पहनने की वजह से सर पे चोटें आती हैं, डेथ्स हो जाती हैं। अगर बच भी जाता है हेड इंजरी की वजह से, उसको बहुत शदीद सारी ज़िंदगी वो अपाज हो जाता है, पूरी फैमिली सफ़र करती है। पेरेंट्स से, असातिज़ा कराम से गुजारिश है, बच्चों को, बाकी सवारों से भी, कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें, लाइन लेन का ख्याल करें,
कानून की पासदारी करें, खुद भी सेफ रहें, औरों को भी सेफ रहें। खुद भी सेव रहें, औरों को भी सेव रखें। किस तरह से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेन जिम्मेदारी है, जितने भी शहर के लोग हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? एक तो शहर के लोगों को ये पैगाम कि उनका अगर कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट रब्ता करें हमारे साथ, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में आएँ, मुझे मिलें, हमारे एसीज को मिलें। और ये जो एक मिथ सी बनी हुई है कि मसला हल नहीं होगा जी, बस वो किसी एहलकार छोटे को कोई 10 रुपये 20 50 100 रुपया दे के काम करवाएं, ये गलत है। मैं समझता हूँ ये गलत है। जब तक आप ऑफिस में, कंसर्न ऑफिस में कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप आएंगे भी नहीं, जब तक आप लोगों की बातें सुनकर गुजारा करेंगे और उन पे बिलीव करेंगे, तो फिर मसले हल नहीं होंगे। आप आए, हमें डायरेक्ट मिले, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपके लिए बैठे हुए हैं और हम आपके सारे मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। सारे मसाइल को हल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको इस तरह से तफसीलन जो पब्लिक को मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ जो रोड पर जो हम मामलात आए रोज़ देखते हैं और हमारे तालीमी इदारों के जो मामलात थे, हमने तफसीली डिस्कस किया। और इस हवाले से यकीनन हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। हम सिर्फ इदारों पर बात करते हैं, उनके हवाले से तनकीद करते हैं, लेकिन अपने आप को इस हवाले से भी फोकस करना होगा कि जहाँ पर हमारी जिम्मेदारी हैं वो भी हमें अदा करनी होगी। तभी हमारा माशरा, तभी हमारा मुल्क, हमारा शहर बेहतर होगा और तभी हम सब एक अच्छे माहौल में अपनी लाइफ गुजार सकेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।